आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। जब कभी भी इस दुनिया में टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो जापान का नाम सबसे पहले आता है और इसका शुमार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमी में किया जाता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि एक वक्त था जब जापान के पास कुछ भी नहीं था। लोग सिर्फ और सिर्फ मछलियां पकड़ के अपना गुजर बसर करते थे और यहाँ तक कि दुनिया को मालूम ही नहीं था कि जापान जैसा कोई मुल्क एग्जिस्ट भी करता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जापान के पास ताकत आती गई और उसने इस ताकत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। बिल आखिर अमेरिका ने इसके ऊपर 2 न्यूक्लियर बम गिराए, तब जाके ये खामोश हुआ। लेकिन आखिर एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर 2 बार न्यूक्लियर अटैक किया गया हो और हर साल यहाँ पर 1500 से ज्यादा ज़लज़ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर जापान हार नहीं मानता। एक बार दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। आज की इस इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो में हम आप लोगों के साथ जापान के चंद एक ऐसे फैक्ट्स शेयर करेंगे जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आज से कुछ सदियां पहले जापान की हिस्ट्री को भी देखेंगे कि ये पहले क्या करते थे और फिर ऐसा क्या हुआ कि न्यूक्लियर बम से तबाह होने वाला मुल्क इतनी जल्दी एक एडवांस और अमीर तरीन मुल्क बन गया। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है, यानी कि सूरज निकलने की जगह। ये पूरा का पूरा मुल्क एक जजीरे पर बना हुआ है। इस मुल्क की टोटल आबादी 12 से 12.5 करोड़ के दरमियान है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का टोटल रकबा 3,77,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये पूरा मुल्क 4 बड़े जजीरों से मिलकर बना है और यहाँ की ऑफिशियल जबान जापानीज है और जापान का पुराना नाम निप्पॉन था। दुनिया में पाए जाने वाले सबसे लंबी उम्र के लोग भी जापान में पाए जाते हैं, जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अच्छा और साफ सुथरा माहौल, अच्छी खुराक और एक्सरसाइज है। इस मुल्क के अंदर 97 से लेके 98% लोग वहाँ के मकामी हैं और सिर्फ 2 या 3% लोग बाहर से आकर वहां पर बसे हैं और इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में आता है। कुछ ममालिक को छोड़कर आप तकरीबन जापान के पासपोर्ट पर पूरी दुनिया घूम सकते हैं। जापान को गाड़ियों का किंग भी माना जाता है, जो कि पूरी दुनिया में गाड़ियां बनाकर बेचता है। गाड़ियों के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसा कि होंडा, टोयोटा और सुजुकी, ये सारे के सारे जापान के ही हैं। जापान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में हद से ज्यादा तरक्की की है। अक्सर एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जापान अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से 2050 में रह रहा है। जापान दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है और यहाँ पर क्राइम की शरह सिर्फ और सिर्फ 0.2% है। इस मुल्क की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 35 से 36 हजार डॉलर है और जापान की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट वहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने किया हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बैंकिंग सेक्टर आता है और इसके बाद तीसरे नंबर पर टूरिज्म आता है। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जिसका शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में आता है और इस शहर की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब है और टोक्यो का मेट्रो स्टेशन डेली बेसिस पे 60 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है और इसी स्टेशन को दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेशन भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन भी जापान ने ही चलाई थी, जो कि 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। जापान के सबसे बिजी स्क्वायर का नाम शिबुया क्रॉसिंग है, जहां पर 300 लोग एट अ टाइम जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं और आप लोग इसको न्यूयॉर्क स्क्वायर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जापान में हैंगिंग ट्रेन भी चलती है,
जिसमें ट्रेवल करते हुए आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हवा में ट्रेवल कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के प्रोडक्ट्स को सबसे गंदा प्रोडक्ट समझा जाता था, लेकिन बहुत थोड़े टाइम में जापान ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा इम्प्रूव की कि पूरी दुनिया के अंदर उनके प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने लगी। इसमें इस कदर बेहतरी आई कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट और अच्छा प्रोडक्ट जापान का ही समझा जाता है। बचपन में आप लोगों ने कभी ना कभी सेगा गेम तो लाजमी खेली होगी। इस सेगा गेम को बनाने वाला भी जापान है। जापान में टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ वहाँ की जदीद तरीन जिंदगी और सहूलियात को देखकर खुश हो जाते हैं। जापान में शहरों के साथ साथ उनके देहात भी हद से ज्यादा जदीद और साफ सुथरे हैं। यहाँ आकर आपको जापान की तारीखी बिल्डिंग्स और वहाँ का तारीखी कल्चर देखने को मिलता है। जापान का दूसरा बड़ा शहर ओसाका है। यहाँ पर भी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स नजर आएंगे। ये शहर भी हद से ज्यादा साफ सुथरा और जदीद है। जापान का एक और बड़ा शहर योकोहामा है, जहाँ पर लोग कारोबार और स्टडी के घर से जाते हैं। ये तो होगी जापान की डेली रूटीन और वहाँ की जदीद सहूलियात। अब देखते हैं कि आखिर जापान बिल्कुल बर्बाद होने के बाद यहाँ तक कैसे पहुँचा। हिस्ट्री की अगर बात करें तो चंद सदियां पहले 1650 से लेके 1850 तक जापान के अंदर शोगुन एरा था और पूरे के पूरे इन 200 सालों में जापान टोटली आइसोलेटेड था। इसका दुनिया के साथ किसी किस्म का भी कोई कांटेक्ट नहीं था। पूरा का पूरा जापान छोटे छोटे ट्राइब्स के अंदर बटा हुआ था। किसी किस्म का कोई लीगल सिस्टम वहां पर मौजूद नहीं था। ना तो वहां पर फॉरेन पॉलिसी थी और ना ही क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, और इन सब का कोई एक कॉमन लीडर भी नहीं था। इसके बाद शोगुन एरा को खत्म किया गया और इसके बाद आया मेजी एरा। इस एरा के अंदर काफी ज्यादा तब्दीलियां हुई। तमाम ट्राइब्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, जिसकी वजह से वहां पर डेमोक्रेसी का नाम हुआ और इसके साथ ही वहां पर कॉमन टैक्स सिस्टम अप्लाई किया गया। रोड्स को बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, तालीम को जरूरी कर दिया गया और इसके साथ सबसे बढ़कर वहां पर एक कॉमन आर्मी बनाई गई। जापान के अंदर शुरू से ही नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, जैसा कि स्टील, सोना, कोयला। इस वजह से इसने अपने दाएं बाएं आगे पीछे दूसरे ममालिक के ऊपर हमला और कब्जा करना शुरू कर दिया, जिनके अंदर रशिया, कोरिया, थाईलैंड और चाइना जैसे ममालिक पर हमला किया गया। ऐसा करते करते ये लोग वर्ल्ड वॉर 1 में घुस गए, जिसके बाद इनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इससे कुछ सबक सीखने की बजाय ये लोग कुछ ही अरसे के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी दाखिल हो गए। लेकिन इसके अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अमेरिका की एक बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जिसके नतीजे में अमेरिका ने इनके ऊपर 2 न्यूक्लियर बम गिरा दिए। इस तरह हद से ज्यादा जानी और माली नुकसान होने के बाद जापान ने 1945 में अमेरिका को सरेंडर कर दिया, और ये कोई छोटा मोटा सरेंडर नहीं था। जापान ने कहा कि वो अमेरिका की हर शर्त, हर बात मानने को बिल्कुल तैयार है। अमेरिका ने जापान को माफ तो कर दिया, लेकिन जब जापान के साथ पीस ट्रीटी साइन की तो उसमें क्लियर मेंशन किया कि जापान आइंदा के बाद अपनी कोई भी आर्मी या मिलिट्री नहीं बनाएगा। हाँ, इन फ्यूचर अगर जापान को कभी भी किसी से मसला होगा तो अमेरिका आगे बढ़ के जापान की मदद करेगा, और जापान फौरन इस बात पे एग्री हो जाता है और उस पीस ट्रीटी पर साइन कर देता है, और जापान अपने वादे पर पूरा उतरता है और अपनी मिलिट्री को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है, और तब से उनका सारा का सारा फोकस बिजनेस पर कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी कार कंपनीज जो हमने पहले डिस्कस की हैं, वो उस टाइम मिलिट्री की गाड़ियां बनाया करती थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन गाड़ियों को कन्वर्ट करके कमर्शियल गाड़ियां बनाना
शुरू कर दिया और उनका ये आइडिया काफी हद तक काम भी करने लगा और वही आर्मी के लोग अच्छे बिजनेसमैन बनने लगे और वो उस वक्त की दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव लेबर काउंट हुई, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन आर्मी से कन्वर्ट होके उस फील्ड में आई थी। जापान के अंदर इस हद तक परफेक्शन आ गई कि वो हर एक एम्प्लॉय को कहते थे कि गलती नहीं करनी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से उनका हर प्रोडक्ट परफेक्ट से परफेक्ट होता गया। इसके अलावा काफी मुमालिक ने जापान की माली मदद भी की, उसको कर्जा देकर, जिसमें सहरे फहरिस्त है अमेरिका। अमेरिका ने 2 मरतबा कुछ बिलियन डॉलर्स जापान को कर्जे के तौर पर दिए। इन सब कर्जे को बहुत अच्छे से जापान ने यूटिलाइज किया। इसके अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट्स की गई और काफी ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स किए गए जिन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि जापान की इकोनॉमी रोज ब रोज अच्छी होती गई। इस तरह दिन रात की मेहनत करने के बाद जापान ने अपने आप को दोबारा से स्टेबल किया और वो सब कुछ किया जो हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था। इसी वजह से कहते हैं कि हालात चाहे जितने भी बुरे हो जाएं, कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।